वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हाय एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन जब भी हिस्ट्री को प्रिपेयर करने की बात आती है तो हम ज्यादा फोकस मॉडर्न इंडिया पर करते हैं। पर पिछले कुछ सालों से स्टेट पीसीएस एंड इवन यूपीएससी के बदलते ट्रेंड को देखते हुए अब मॉडर्न इंडिया के साथ साथ एंशिएंट एंड मेडिवल पर भी कमांड बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसीलिए आज की ये वीडियो काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि आज हम एंशिएंट इंडिया की पूरी टाइमलाइन को समझेंगे सो दैट आपके लिए एंशिएंट इंडिया को प्रिपेयर करना काफी ईजी हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम को एम कर रहे हैं तो आप हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं एंड चाहे तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। पेड इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूं सौम्या सिंह। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड है प्री हिस्ट्री, यानी ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल स्टोन एज। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच में आता है, जहां रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है बट कोई भी अभी तक उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाया है या समझ नहीं पाया है, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड लास्ट इज हिस्ट्री, इस पीरियड में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं एंड इन्हें डिसाइफर भी कर लिया गया है। अब इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है जो यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। दैट इज, हु क्लासिफाइड द 3 एज सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ऑप्शंस हैं क्रिश्चियन थॉमसन, जेम्स मिल एंड जेम्स प्रिंसेप। तो इसके आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आप टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन में क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले स्टोन एज आता है जो 2 मिलियन बीसी से 40,000 बीसी तक रहा। और ये पूरा स्टोन एज बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जहां पे लिथिक का तो मतलब होता है स्टोन एंड पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, इसलिए पैलियोलिथिक फेज का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक का मतलब हो गया ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द 2 ओल्ड एंड न्यू वन। एंड नियोलिथिक का मतलब हो गया न्यू स्टोन एज। इस दौरान ह्यूमन स्पीशीज अपने सर्वाइवल के लिए स्टोन के बने टूल्स को यूज किया करती थी। एंड क्योंकि उस समय नोमैडिक कल्चर हुआ करता था, इसलिए हंटिंग एंड गैदरिंग ही प्रोमिनेंट एक्टिविटी थी। हालांकि स्टोन एज के आखिरी दौर में यानी नियोलिथिक फेज के टाइम पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, जिसका एविडेंस हमें मेहरगढ़ साइट से मिला, जहां व्हीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन हो रही थी। इसी के साथ ह्यूमन स्पीशीज ने फायर का यूज भी सीख लिया था इस दौरान। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज बेलन वैली जो साइट है, ये एक ऐसी साइट है जहां सारे के सारे पैलियोलिथिक एजेस के जो टूल्स थे वो पाए जाते थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। मेहरगढ़ भी पूछ चुके हैं, बेलन वैली भी पूछ चुके हैं। नेक्स्ट आता है चालकोलिथिक एज, जो 4000 बीसी से 1500 बीसी तक रहा। यहाँ पर कॉपर एंड स्टोन दोनों ही टूल्स साइमल्टेनियसली यूज हो रहे थे और स्टेपल फूड भी यहाँ पर राइस एंड फिश थी। एक खास बात इस बारे में ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसकी एवोल्यूशन चालकोलिथिक एज से ही स्टार्ट हुई थी। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 3300 बीसी से 1300 बीसी तक रहा। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ था। अर्ली हड़प्पन फेज जो 3300 से 2600 बीसी तक रहा, जहां बेसिकली जो घर थे वो मिट्टी के बने होते थे, मड हाउसेस कहलाते थे। उसके बाद आया मैच्योर फेज 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, जहां पे अच्छे से ट्रेड एंड क्राफ्ट में काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी पीक पे रहा। और इसके बाद जो लास्ट फेज आया लेट हड़प्पन फेज 1900 से लेके 1300 तक, इस दौरान वापस से जो हड़प्पन कल्चर है ये एक तरीके से रूरल कल्चर बन गया। इसके जो रीजंस हैं वो तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम स्पेसिफिक वीडियो जो आगे लाएंगे उसमें जब हम हड़प्पन कल्चर पढ़ेंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि हड़प्पन साइट्स सारी की सारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। जहाँ पे सीटाडेल जो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था,
बेसिकली यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज यहीं पे जो है रहा करते थे। एंड अदर वन वाज अ लोअर टाउन जहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे। यहाँ पे काफ़ी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी था। एंड काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कई बार एग्जाम से पूछी भी जा चुकी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ही एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट हुई पूरे वर्ल्ड में। इसी वजह से ग्रीक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंडन भी कहा करते थे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमी भी यहाँ डेवलप हो रही थी, सोसाइटी भी डेवलप हो रही थी, हर तरफ डेवलपमेंट चल रहा था और एक एडवांस तरीके से रहा जा रहा था। तो इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। अब हड़प्पन एज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है वैदिक पीरियड, जिसकी शुरुआत 1500 बीसी से हुई और 600 बीसी तक पूरा वैदिक पीरियड ही रहा। बेसिकली जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो ये माना जाता है कि जो स्टेपीज यानी कि सेंट्रल एशिया या यूरोप के कुछ रीजन से आर्यंस जो है इंडिया के टुवर्ड्स एडवेंट किए, इंडिया के टुवर्ड्स आने लगे और उसी समय को वैदिक पीरियड की शुरुआत माना गया। और वैदिक पीरियड को दो भाग में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक रहा एंड लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 बीसी तक रहा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्ली वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद जो है वो लिखा गया था, उसकी कंपाइलेशन हुई थी। एंड जो बाकी 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इन तीनों की कंपाइलेशन लेटर वैदिक में हुई थी। एक और जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, कई बार क्वेश्चंस में पूछी भी जा चुकी है कि ऋग्वेद जो 10 मंडल्स में डिवाइडेड है उसका जो तीसरा मंडल है उसे विश्वामित्र ने कंपोज किया था एंड उसी मंडल में गायत्री मंत्र भी मेंशन्ड है। लेकिन वैदिक पीरियड की जो सबसे एस्टोनिशिंग बात थी वो ये थी कि आयरन, जिसे कृष्णा या श्याम मायास कहा जाता था, उसकी डिस्कवरी लेटर वैदिक में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली लेटर में हुई थी, आफ्टर 1000 बीसी, नॉट इवन इन अर्ली वैदिक। ठीक है, अब वैदिक पीरियड के बाद आया प्री मॉडर्न एज। प्री मॉडर्न एज 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक रहा और इसी प्री मॉडर्न एज को एज ऑफ महाजनपदास भी कहा जाता है, जब 16 महाजनपदास इवॉल्व हुए। इसी दौरान जो सबसे खास बात थी कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एज रिलीजन का भी एवोल्यूशन होना शुरू हो गया था एंड कॉइन्स का यूज भी पहली बार इसी दौरान देखने को मिला पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में। और इस टाइप के कॉइन्स जो उस समय यूज हो रहे थे उन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। इनफैक्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी पहली बार इसी पीरियड में अपीयर हुई थी। प्री मॉडर्न एज या एज ऑफ महाजनपदास को सेकेंड अर्बनाइजेशन भी इन इंडिया भी बोला जाता है। मॉडर्न एज की शुरुआत हो रही है 382 बीसी में, जो कि 180 बीसी तक रही। मॉडर्न एज में मॉडर्न एम्पायर की खास बात यह है कि ये एक लौता एम्पायर है जिसने इंडिया को, मैक्सिमम एरिया इंडिया का बेसिकली कवर किया हुआ था। मॉडर्न एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्त ने करी थी, जिनको सैंड्रोकॉटस भी कहा जाता है। और ग्रीक के जो रूलर थे सिलेकस, उन्होंने अपने ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा भी था। चंद्रगुप्त के बाद उनके सक्सेसर्स आते गए, लेकिन जब अशोका द ग्रेट सक्सेसर बने और उन्होंने कलिंगा वॉर 261 बीसी में किया, उसके बाद वो मिजरी से इतने ज्यादा मूव हो गए कि उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया, मोगालीपुत्र तिसा की गाइडेंस के अंदर। अब यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है यह है कि जो मोगालीपुत्र तिसा है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 बीसी में, उसको उन्होंने ही प्रिसाइड किया था। अब यहाँ पे आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि जो पहली 2 बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई, कब हुई एंड उनको किसने प्रिसाइड किया। इसी के साथ आपको ये भी मुझे बताना है कि जैनिज्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या था। ठीक है, अब मॉडर्न एज के टाइम पे जो रिटन सोर्सेज थे, जैसे कालिदास की अर्थशास्त्र, इंडिका, विशाखादत्ता की मुद्राराक्ष, इन सभी से हमें पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है कि एक कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, जो पावर थी वो किंग के हाथ में ही कंसंट्रेटेड रहती थी। लेकिन मौर्यन एम्पायर का जब डिक्लाइन होने लगा उसी समय शुरू हो गया पोस्ट मॉडर्न एज, जो 200 बीसी से 300 एडी तक रहा। तो जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स स्प्रैंग अप होने लगे, जो कि अपने आप में ही वीक किंगडम्स थे। इसी वजह से इजीली फॉरेनर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू
इंडिया में इन्वेड कर गए, यहाँ के कल्चर को समझा, अपनाया और यहीं पर परमानेंटली सेटल हो गए। लेकिन जो पहले फॉरेनर्स जो इंडिया में आए वो इंडो ग्रीक्स थे एंड उन्हीं के बाद सीक्वेंस में शाकाज आए, फिर पार्थियंस एंड लास्ट वर कुशानास। उस दौरान की जो भी सोर्सेज हैं जैसे कि पनिनी की महाभाष्य या नागसेना की मिलिंदा पानो, हमें उस पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में पता चलता है इन सोर्सेज में कि किस तरीके से ये फॉरेनर्स ट्रैवल कर रहे थे, किस तरीके से इन्होंने यहाँ के कल्चर को अपनाया, कैसे सेटल डाउन हुए एंड कैसे इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। लेकिन जो काफी इंपॉर्टेंट बात पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में थी कि यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स जो पहले यूज हो रहे थे, मैंने आपको बताया था प्री मॉडर्न एज से ही, वो अब डिसअपियर हो गए थे और अब यहाँ पे जो कॉइन्स यूज हो रहे थे दे वर मेड यूजिंग द डाइस, यानी सांचे में जो कॉइन्स बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल होने लगा था। तो ये तो हो गई पोस्ट मॉडर्न एज। अब पोस्ट मॉडर्न एज के बाद दोबारा से जो एक काफी बड़ा एम्पायर की डेवलपमेंट हुई थी, गुप्ता एम्पायर, तो इसलिए हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। टाइमलाइन में जो नेक्स्ट है दैट इज गुप्ता पीरियड, जो 300 एडी से 600 एडी तक रहा। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इस दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, चाहे वो टेम्पल्स हो या फिर सोसाइटी हो या फिर इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, हर जगह इतना ज्यादा फ्लरिशमेंट हो रहा था। इसी वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोला गया। हालांकि गुप्ता एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो श्री गुप्ता ने करी थी, लेकिन पॉलिटिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त वन, जिन्होंने टाइटल भी एज्यूम कर रखा था महाराज अधिराज। पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेट पीसेस की, अगेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जब इन्होंने थ्रोन को कब्जाया तो नहीं बोलना चाहिए, जब ये थ्रोन पे पहुंचे तब उसी टाइम पे गुप्ता सांवत एरा की शुरुआत भी हुई 319 टू 320 एडी में। गुप्ता पीरियड में ही नालंदा यूनिवर्सिटी की भी स्टैब्लिशमेंट हुई कुमार गुप्त वन के अंदर, उनकी रीन के अंतर्गत नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। इवन या आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज जो गुप्ता एम्पायर के बारे में थी कि इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स तो इशू किए थे कुशान्स की तरह, बट लेकिन जो प्योरिटी थी इनकी गोल्ड कॉइन्स की वो कुशान्स के कंपैरिजन में कम थी। एंड इनफैक्ट जो एविडेंस ऑफ सती है उसका फर्स्ट एविडेंस भी ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला था। और गुप्ता पीरियड में जो भी टेम्पल्स कई सारे कंस्ट्रक्ट हुए थे कई सारे रूलर्स के रीन के अंदर, जैसे कि दशावतार टेम्पल देवगढ़ में और विष्णु टेम्पल तिगावा में। अब एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट पीरियड आता है गुप्ता पीरियड के बाद वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो 550 एडी से शुरू होता है। अब जैसे कि गुप्ता एम्पायर भी धीरे धीरे जब डिक्लाइन किया नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद छोटी छोटी डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया में आने लगी, जहां पे हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के एंसेस्टर्स पुष्यभूति डायनेस्टी वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न पंजाब में आ गई। शशांक बंगाल में आ गए 7th सेंचुरी एडीज में। और अगर साउथ की बात करें तो डेक्कन में चालुक्यज ऑफ बादामी ने रूल किया एंड कांची में पालवास ने। अब इस दौरान जिस तरीके से सोसाइटी चल रही थी, क्या इकोनॉमी थी, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी, कैसे सिस्टम था, ये उस समय के चाइनीज ट्रैवलर जो हर्षवर्धन के रीन में गए थे उन्होंने अपनी अकाउंट CU की में बताया हुआ है। इसी के साथ जो कुछ और सोर्सेस भी हैं जैसे कि बाना भट्ट की हर्ष चरित्र एंड पुलकेशिन II के एहियोल इंस्क्रिप्शन, इनसे भी हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है। इसी के साथ ये टाइमलाइन यहीं पे खत्म होती है। ऐसे ही और एग्जाम रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए कंटिन्यूअसली लाती रहूंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।